गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का टॉपिक हमने पढ़ा एसके हेल्मिंथ्स। तो सबसे पहले हमने एसके हेल्मिंथ्स में क्या पढ़ा, उसके जीवों की विशेषता है। उसके बाद हम एस्केरिस के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने उसकी बाह्य संरचना के बारे में पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे कि जो एस्केरिस के शरीर की त्वचा होती है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसमें क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एस्केरिस की त्वचा को हम बोलेंगे देह भित्ति। ठीक है, इसके बेसिकली क्या होते हैं, तीन पार्ट होते हैं, क्यूटिकल, अधिचर्म और पेशीस्तर। अब देखो सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्यूटिकल क्या होता है। क्यूटिकल क्या होता है, एस्केरिस की सबसे बाहर की ओर, मतलब उसके शरीर की सबसे बाहर की ओर जो स्तर पाया जाता है, जो उसकी स्किन या फिर उसकी त्वचा पाई जाती है, उसको हम बोलेंगे क्यूटिकल। ठीक है, तो हम सबको पता है कि एस्केरिस मनुष्य के आंतों में पाया जाता है, और जो हमारी आंतें हैं वहां पे क्या है, बहुत सारे पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि रोग कारकों को नष्ट करते हैं। लेकिन जो एस्केरिस की क्यूटिकल होती है वो क्या होती है कि बहुत ज्यादा कठोर होती है, और जो भी हमारे आंत में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं उन पाचक एंजाइमों के प्रति प्रतिरोधी होती है। मतलब कि जो एस्केरिस की क्यूटिकल होती है उस पे हमारे आंत के जो भी पाचक एंजाइम है उनका कोई भी असर नहीं होता है। इसी कारण वो हमारी आंत में स्टे कर पाता है या रह पाता है और मनुष्य के अंदर रोग फैला पाता है। ठीक है, तो क्यूटिकल क्या होगी, ये क्या होगी, सबसे बाहरी परत होगी, कठोर होगी। ठीक है, और क्या होगी, जो भी रोगकारक होंगे मतलब पाचक एंजाइम होंगे उनके प्रति प्रतिरोधी होगी। ठीक है, अब अगला स्तर है अधिचर्म। तो देखो जब अधिचर्म क्या होता है, ये क्यूटिकल के नीचे पाई जाती है और ये एक लचीली सी संरचना होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो भी कोशिकाएं पाई जाती है उन कोशिकाओं में किसी भी प्रकार की कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है या कोशिका झिल्ली का ह्रास हो जाता है। तो देखो जैसे अगर हम कोई भी कोशिकाएं बनाएं तो उनको ऐसे बनाएंगे, ठीक है, उनके अंदर केंद्रक। तो जो एस्केरिस की अधिचर्म है उसमें क्या है कि जो कोशिका है उसकी कोशिका झिल्लियां नहीं पाई जाती है। तो अगर हम इनको रिमूव कर दें तो क्या होगा कि ये संरचना कुछ ऐसी सी हो जाएगी, मतलब इसमें सिर्फ बाद में हमें केंद्रक दिखाई देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया कि जो एस्केरिस की अधिचर्म है उसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, लेकिन उनमें कोशिका झिल्ली का अभाव होता है, जिसके कारण क्या होता है कि एक बड़ी कोशिका प्रतीत होती है और उस बड़ी कोशिका के अंदर बहुत सारे केंद्रक दिखाई देते हैं। ठीक है, और इस अवस्था को हम कहते हैं सिनेशियल अवस्था, या फिर इसको हम बोलते हैं सिनेशियल अधिचर्म। ठीक है, अधिचर्म के बाद आया पेशी स्तर। अब पेशी स्तर क्या होती है, पेशी मतलब हमारी मसल्स जो होती है, तो वो एस्केरिस में भी पाई जाती है बहुत प्रकार की मसल। लेकिन जो एस्केरिस की मसल्स होती है या फिर जो पेशी होती है उसमें क्या होता है कि वो अनुदैर्ध्य या फिर लंबाई में व्यवस्थित होती है। ठीक है, इसी कारण इनको अनुदैर्ध्य पेशी स्तर भी कहा जाता है। तो देखो क्या हुआ, जो एस्केरिस है उसकी देह भित्ति तीन पार्ट से मिलकर बनती है। पहला हो गया उसका क्यूटिकल जो कि सबसे बाहरी भाग होता है, कठोर होता है, और ये क्या होता है, अकोशिकीय होता है, और जो भी पाचक एंजाइम होते हैं उनके प्रति प्रतिरोधी होता है। ठीक है, क्योंकि इस पे उन पाचक एंजाइमों का कोई भी असर नहीं होता। दूसरा हो गया अधिचर्म। तो अधिचर्म में क्या है, बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, कोशिका झिल्ली तो पाई नहीं जाती, इसीलिए वो एक कोशिका के अंदर बहुत सारे केंद्रक प्रतीत होते हैं और इस अवस्था को बोलते हैं सिनेशियल अवस्था। दूसरा है पेशी स्तर। तो पेशियां क्या होती है कि एस्केरिस में जो पेशियां पाई जाती है वो लंबवत या फिर अनुदैर्ध्य स्तर के रूप में पाई जाती है। अब देखो जो इसका क्यूटिकल भाग है, ठीक है, एस्केरिस के देह भित्ति का सबसे बाहरी भाग क्यूटिकल भाग, उसको भी आगे जाके क्या है चार और पार्ट में विभाजित किया गया है। सबसे पहले आता है बल्क्य स्तर। बल्क्य स्तर क्या होता है, ये सबसे भारी स्तर, सबसे मोटा अकोशिकीय स्तर, और इसमें क्या है, केराटिन प्रोटीन पाया जाता है, स्क्लेरोप्रोटीन पाया जाता है, और ये जो भी हमारे पाचक एंजाइम होते हैं उनके प्रति प्रतिरोधी होता है। दूसरा है मैट्रिक्स। ये क्या होता है, लचीला भाग होता है और स्पंजी होता है। ठीक है, इसमें क्योंकि बहुत सारा द्रव भरा रहता है इसलिए ये स्पंजी होता है, और इसमें मैट्रिसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगला भाग है तंतुमय स्तर। तो जो तंतुमय स्तर होता है उसमें क्या है, कोलेजन तंतु बहुत ज्यादा मात्रा में आपस में गुंथे हुए पाए जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण ये एक मजबूत स्तर का निर्माण करते हैं। तीसरा हो गया तंतु स्तर, और चौथा है आधार कला। ये एक झिल्लीनुमा संरचना होती है जो कि क्या करती है, क्यूटिकल का सबसे आंतरिक भाग बनाती है। ठीक है, तो क्यूटिकल के चार पार्ट, सबसे पहला बल्क्य स्तर, दूसरा मैट्रिक्स, तीसरा तंतुमय स्तर और चौथा है आधार कला। अब हम इसको डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। तो देखो ये सबसे बाहरी स्तर हो गई एस्केरिस की देह भित्ति की क्यूटिकल स्तर, ये इसका बाहरी स्तर हो गया।
इसके नीचे आएगा ये वाला अंतःस्तर, और जो ये ऐसे गोलाकार से संरचनाएं दिख रही है आप लोगों को, ये हो गया क्यूटिकल, ठीक है, जो कि क्या हुआ सबसे कठोर भाग होगा और इसमें किसी भी प्रकार की कोशिकाएं नहीं पाई जाएगी, इसीलिए इस भाग को हम अकोशिकीय भाग भी कहते हैं। दूसरा, बहुत सारे केंद्रकों वाला भाग मतलब कोशिका झिल्ली तो इनमें पाई नहीं जाएगी, विलुप्त होगी या फिर थोड़ी कम मात्रा में हरासित पाई जाएगी, इसलिए इसमें बहुत सारे केंद्रक दिखाई देते हैं, इसलिए इस वाले स्तर को हम कहते हैं सिनेशियल अधिचरम, ठीक है। बहुत सारे एक ही कोशिका झिल्ली में बहुत सारे केंद्रकों की संरचना होती है, उस अवस्था को कहते हैं सिनेशियल अवस्था, और इसीलिए जो एस्केरिस की ये अधिचरम है इसको हम बोलेंगे सिनेशियल अधिचरम। उसके बाद आएगा पेशी स्तर, तो पेशी स्तर में क्या होगा, बहुत सारी पेशियां पाई जाएगी इसके शरीर में, और वो पेशियां क्या है, अनुप्रस्थ ना होकर बहुत सारी अनुप्रस्थ ना होकर अनुदैर्ध्य या फिर लंबवत अवस्था में पाई जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एस्केरिस की देह भित्ति हो गई, इसके बाद हम पढ़ेंगे एस्केरिस में पाचन कैसे होता है, ठीक है, ये भोजन ग्रहण कैसे करता है, फिर उस भोजन का पाचन कैसे होता है, अपशिष्ट पदार्थों को कैसे अपने शरीर से बाहर निकलता है, ये सब, ठीक है। देखो अब हम पढ़ेंगे पाचन, एस्केरिस में पाचन, ठीक है। तो देखो हमें पता है कि एस्केरिस मनुष्य की आंतों में पाया जाता है, तो इसको ज्यादातर जो भोजन प्राप्त होगा वो क्या होगा, मनुष्य से ही प्राप्त होगा, ठीक है। और भोजन कैसे प्राप्त होगा कि जो भी मनुष्य के हाथ में भोजन आएगा, अर्धपचित भोजन या फिर जो थोड़ा बहुत ठोस भोजन, ठीक है, क्योंकि मनुष्य के अंत तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है, आधे भोजन का पाचन तो हो ही जाता है, तो वो आधा पचित भोजन बचता है, वो ही क्या करेगा, एस्केरिस ग्रहण करेगा। तो सबसे पहले ये भोजन जो है वो कैसे ग्रहण करेगा, जो इसके ओष्ठ होते हैं, मैंने बताया था ना पहले कि इसके ओष्ठ इसका जो मुख होता है उस पे क्या होता है, 3 ओष्ठ पाए जाते हैं जो इसके संवेदों को ग्रहण करते हैं और रसायनों को ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, अपने मुख की सहायता से भोजन को ग्रहण करेगा, और इसका जो पाचन होता है, एस्केरिस में जो पाचन होता है वो भी, उसके लिए देखो कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। सबसे पहले हो गया मुख, ठीक है, दूसरा हो गया ग्रसनी, तीसरा हो गया इसकी आहार नाल, ठीक है, और फिर हो गया इसका मलाशय, ठीक है। तो एस्केरिस में पाचन के लिए 4 अंग पाए जाते हैं। सबसे पहले उसका मुख, मुख से जो भोजन है वो उसकी ग्रसनी में जाएगा, ग्रसनी से जाएगा उसकी आहार नाल में, और उसके बाद मलाशय के द्वारा जो पचित भोजन है या जो अवशिष्ट पदार्थ है वो उसके शरीर से बाहर निकाल दिए जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेगा कि जो मनुष्य की आंत में पचा हुआ भोजन होगा, अर्धपचित भोजन, उसको वो अपने मुख की सहायता से ग्रहण करेगा। इसके मुख पे जो ओष्ठ पाए जाते हैं और छोटे छोटे दांत भी पाए जाते हैं, उनकी सहायता से भोजन ग्रहण करेगा। तो क्या हुआ, इसने मुख के द्वारा भोजन ग्रहण किया, फिर वो भोजन कहाँ जाएगा, ग्रसनी में, ठीक है। तो इसकी जो ग्रसनी है उसमें क्या है, कुछ कोशिकाएं पाई जाती है और कुछ आहारनाल की कोशिकाएं मिलकर क्या करती है, उस भोजन का और पाचन करती है, ठीक है, क्योंकि पहले से ही पचित भोजन होता है तो उसका पाचन करने के लिए ज्यादा ऊर्जा की या फिर ज्यादा जटिल क्रियाओं की आवश्यकता नहीं होती है, उस अर्धपचित भोजन को ही और ज्यादा पचित किया जाता है, और उसमें से जो भी क्या पदार्थ होते हैं जो एस्केरिस को जिंदा रहने के लिए या फिर उसके पोषण के लिए जरूरत होते हैं, उन सबका अवशोषण कर लिया जाता है, ठीक है। मुख से भोजन गया ग्रसनी में क्या हुआ, भोजन का थोड़ा बहुत पाचन और होगा, और फिर ग्रसनी से भोजन कहाँ जाएगा, आहार नाल में, ठीक है। फिर आहार नाल में भोजन आया, अब आहार नाल में जितना भी भोजन बचा है उस सबका अवशोषण हो जाएगा, उसमें से जो भी पोषक पदार्थ है उन सबका एस्केरिस क्या करेगा, अवशोषण कर लेगा। उसके बाद में जो भी ठोस पदार्थ बचेंगे या फिर जो भी अपशिष्ट पदार्थ बचेंगे उनको क्या है, आहार नाल से मलाशय में शिफ्ट कर दिया जाएगा, और फिर मलाशय से क्या है कि वो जितना भी भोजन है वो सब क्या होगा, एस्केरिस के शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे इसका नर जनन तंत्र। एस्केरिस का नर जनन तंत्र,
ठीक है। तो देखो हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा कि एस्केरिस में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता क्या होती है कि जैसे हम मनुष्य में नर और मादा, मेल और फीमेल दो प्राणी पाए जाते हैं और उनको हम देख के उनके बाह्य संरचना से पता लगा सकते हैं कि कौन सा मेल है और कौन सी फीमेल। ऐसे ही जो एस्केरिस है उसमें भी क्या होता है कि एस्केरिस के प्राणियों को या फिर एस्केरिस जीव को देख के हम पता लगा सकते हैं कि उसमें से कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। तो इसमें क्या होता है कि जो मेल होता है वो फीमेल की अपेक्षा छोटा होता है, ठीक है, और उसका जो सबसे पीछे वाला सिरा होता है वो क्या होता है, मुड़ा हुआ होता है। तो अब देखो नर जनन तंत्र में सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहला भाग आएगा वर्षण, फिर आएगा शुक्र वाहिका, फिर आएगा इसका सखलन वाहिका, ठीक है। आगे और बढ़िए। तो सबसे पहले देखो वर्षण के नर जनन तंत्र में वर्षण कैसे कार्य करता है। तो बेसिकली जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य में जो मेल प्राणी होते हैं उनमें क्या होता है कि दो वर्षण पाए जाते हैं, लेकिन जो एस्केरिस होता है उसमें क्या है, सिर्फ एक वर्षण पाया जाता है, ठीक है। और इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, एक वर्षणीय अवस्था। तो एस्केरिस का जो वर्षण होता है वो क्या होता है, एक नलिका के आकार में होता है, ठीक है, नलिकाकार होता है ऐसे। जैसे मान लो ये एस्केरिस हो गया और यहाँ पे इसकी ऐसे नलिकाकार वर्षण होता है। ठीक है सर। अब हम बनाएंगे एस्केरिस के नर जनन तंत्र का डायग्राम। तो देखो इधर हो गया एस्केरिस का मुख, ये हो गया एस्केरिस में वर्षण। इसका जो ये वाला सिरा है वो क्या होगा, पीछे से बंद होगा और आगे ये वाला सिरा कहाँ पे, शुक्र वाहिनी में खुलेगा। तो ये शुक्र वाहिनियां जाएगी इधर। ये जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या होगा, मुड़ा हुआ होगा ना, तो ये ऐसे, ये बाद में जाएगा इधर शुक्र वाहिनियां, ठीक है। और शुक्र वाहिनी आगे चलकर क्या बनाती है, सखलन वाहिनियां। ये इधर हो गया इसका पीनियल सैक, जहां से शुक्राणु बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले क्या है, वर्षण। हमने वर्षण में क्या पढ़ा कि एस्केरिस का जो वर्षण होता है वो एक नलिका के रूप में होता है, नलिकाकार होता है, ठीक है। इस नलिका का जो समीपस्थ सिरा होता है वो क्या होता है, बंद होता है, और जो दूरस्थ सिरा होता है वो आगे चल मतलब आगे जाके क्या होता है, शुक्र वाहिनी से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये वाला सिरा वर्षण का बंद है, तो जो शुक्राणुओं का निर्माण होगा वो क्या होगा, शुक्र वाहिनी वर्षण की एक साइड में होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे हो गया, ठीक है। और जो इसका वर्षण है उसकी जो कोशिकाएं हैं, अगर हम इसकी टीएस काटेंगे तो उसमें क्या होगा, जो बीच में होगा एक बहुत ही ज्यादा केंद्रकीय पिंड पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं रेकिस, ठीक है। उस रेकिस के चारों तरफ क्या है कि बहुत सारे शुक्राणु गुच्छों के रूप में लगे हुए होते हैं, ठीक है। और हमने पहले भी पढ़ा कि जो एस्केरिस का शुक्राणु होता है वो क्या होता है, उसमें पूंछ नहीं पाई जाती है। तो अब वो गति कैसे करेगा, जो मनुष्य का शुक्राणु है उसमें तो क्या पूंछ पाई जाती है, तो वो अपनी पूंछ की हेल्प से गति करता है, लेकिन जो एस्केरिस का शुक्राणु है उसमें पूंछ नहीं पाई जाती है, तो वो कुछ ऐसे टाइप का होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जैसे अमीबा के आकार का हो गया, और अमीबा में गति कैसे होती है, फूटपादों की सहायता से। ये जो यहाँ पे उभार दिख रहे हैं ना, इन उभारों की सहायता से क्या करेगा, जो एस्केरिस का शुक्राणु है वो गति करेगा, ठीक है। वर्षण में क्या होगा, शुक्राणुओं का निर्माण हुआ, बहुत सारे शुक्राणु के गुच्छे पाए जाते हैं, तो इसमें
शुक्राणुओं का निर्माण होगा। फिर जब ये वृषण आगे चलकर शुक्र वाहिनी के साथ जुड़ता है, ठीक है, तो शुक्र वाहिनी में क्या होगा, शुक्राणुओं को पोषण प्राप्त होगा और वो अपने आकार या फिर अपनी आकृति को ग्रहण करेंगे। शुक्र वाहिनी से ये शुक्राणु आएंगे बाद में सकलन वाहिनी में। इसमें भी क्या है कि शुक्राणु गति करते करते सकलन वाहिनी में आएंगे और फिर सकलन वाहिनी से आगे होकर ये अपने पीनियल सैक में पहुंच जाएंगे। तो पीनियल सैक क्या होता है, अब पीनियल सैक ऐसी संरचना होती है जिससे जो नर एस्केरिस होता है वो क्या करता है, अपने जो शुक्राणु है उनको मादा एस्केरिस को स्थानांतरित करता है, ठीक है। तो नर एस्केरिस में क्या हुआ कि नर एस्केरिस के शुक्राणुओं को विसर्जित करने का स्थान और जो भी इसके शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए एक ही छिद्र पाया जाता है, ठीक है, और इस छिद्र को हम कहते हैं क्लोएका। तो ऐसा छिद्र जो नर एस्केरिस में उसके अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए भी काम आता है और शुक्राणुओं को बाहर निकालने के लिए भी काम आता है। तो ऐसे छिद्र को हम कहेंगे क्लोएका, ठीक है। तो नर जनन तंत्र में हमने क्या क्या पढ़ा, नर जनन तंत्र के एस्केरिस के नर जनन तंत्र के 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले होता है वर्षण, दूसरा शुक्र वाहिका, तीसरा सकलन नलिका और चौथा है पीनियल सैक। वर्षण में क्या होगा, शुक्राणु गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं, इसमें रेकिस पाया जाता है। रेकिस क्या होता है, एक बीज में केंद्र की संरचना होती है, ठीक है। वर्षण के बाद में शुक्राणु जाएंगे शुक्र वाहिनी में जहां पे उनको पोषण प्राप्त होगा, वो अपना आकार ग्रहण करेंगे। शुक्र वाहिनी से आगे चल के शुक्राणु जाएंगे सकलन वाहिका में और सकलन वाहिका से आगे चल के ये जाएंगे पीनियल सैक में। पीनियल सैक से होते हुए या ये क्या करेंगे, शुक्राणु बाहर निकल जाएंगे और मादा के शरीर में प्रवेश करेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसका मादा जनन तंत्र। तो देखो एस्केरिस में जो मादाएं होती है वो क्या होती है, नर से बड़ी होती है और एक सीधी संरचना में पाई जाती है। नर में तो क्या था, जो इसका पीछे वाला पार्ट था वो मुड़ा हुआ पाया जाता है, लेकिन मादा में क्या है कि पूरी संरचना ये बिल्कुल सीधी पाई जाती है, इसका कोई भी पार्ट मुड़ा हुआ नहीं पाया जाता। तो मादा जनन तंत्र का सबसे पहला भाग क्या है, अंडाशय, दूसरा अंडवाहिनी, फिर आएगा तीसरा पार्ट गर्भाशय और चौथा पार्ट आएगा योनि। तो देखो मादा एस्केरिस में क्या होगा, सबसे पहले अंडाशय, ठीक है। तो अंडाशय में क्या होता है, जैसे नर जनन तंत्र में वर्षण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, वैसे ही मादा जनन तंत्र में अंडाशय में क्या होता है, अंडाणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। तो अंडाशय में क्या होते हैं, बहुत सारे अंडाणु होते हैं जो सक्रिय और निष्क्रिय दोनों प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि जो मादा एस्केरिस है वो एक बार में क्या करती है, एक बार में या फिर एक दिन में लगभग 2 लाख अंडे देती है। कितने, लगभग 2 लाख, ठीक है। और जो मादा का अंडाशय होता है उसमें क्या होता है, लगभग 2 करोड़ अंड उपस्थित होते हैं, जो कि बाद में निषेचन के बाद वो अंडों में परिवर्तित होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अंडाशय में क्या होगा, अंडे विकसित होंगे, ठीक है। उसके बाद वो अंडाशय कहाँ जाएंगे, अंडवाहिनी में, ठीक है। तो अंडवाहिनी में क्या होगा, जो नर एस्केरिस है उससे जो शुक्राणु आएंगे और जो मादा एस्केरिस के अंडाणु है या फिर अंड है उनका आपस में संलग्न होता है, जिसके कारण निषेचन होता है, वो अंडे निषेचित हो जाते हैं। उसके बाद आता है गर्भाशय। तो गर्भाशय में जो निषेचित अंडे होंगे वो बाद में क्या होगा, गर्भाशय में आके संचित हो जाएंगे, फिर गर्भाशय में ही उनका पालन पोषण होगा, ठीक है। गर्भाशय के बाद आता है योनि। तो योनि क्या होता है कि वो स्थान होता है जहां से जो नर एस्केरिस है वो अपने शुक्राणु मादा के शरीर के अंदर पहुंचाता है, ठीक है। तो मादा जनन तंत्र में क्या क्या हो गया, अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि। अंडाशय जहाँ पे
अंडाणुओं का निर्माण होगा। उसके बाद में अंडवाहिनी, अंडवाहिनी वो स्थान होगा जहाँ पे शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होगा और बाद में निषेचन होगा। फिर गर्भाशय, जो निषेचित अंडे हैं वो आगे गर्भाशय में इकट्ठे होंगे और वहीं पे उनको पोषण प्रदान होगा। और योनि, योनि क्या होगा, जहाँ से नर शुक्राणु मादा के शरीर में प्रवेश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एस्केरिस का जीवन चक्र की वो कैसे उसका जीवन चक्र चलता है, कैसे लार्वा से वयस्क बनता है और कैसे बाद में जो वयस्क है वो मनुष्यों के अंदर रोग उत्पन्न करता है। ठीक है।